नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात पुरुष का जनन तंत्र। तो देखिए, पुरुष का जो जनन तंत्र है उसमें स्थिति क्या होती है। तो पुरुष का जो जनन तंत्र होता है वो श्रोणी क्षेत्र, जो श्रोणी क्षेत्र है, जो श्रोणी मेखला वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, वहाँ पर यह स्थित होता है। तो पुरुष जनन तंत्र श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है या पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। अब देखिए, जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। आपको याद रखना है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला पार्ट है इसका प्राथमिक जननांग। पुरुष के जो प्राथमिक जननांग होते हैं वो वर्षण होते हैं, जिन्हें टेस्टिस भी कहते हैं। तो पुरुष के जो प्राथमिक जननांग है वो वर्षण है। फिर देखिए, सहायक जन नलिकाएं अर्थात पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं वो देखिए। एक तो है अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिकाएं, वास इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिनियाँ, वास डिफरेंस। ये जो अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहिनियाँ हैं, ये मिलकर सहायक जन नलिकाएं बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट आदि परीक्षाओं में कि सहायक जन नलिकाओं में सम्मिलित है तो अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहिनियाँ। फिर है सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो देखिए, पुरुष में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो जनन में सहायक होती हैं। याद रखना है, 3 होती हैं। एक तो शुक्राशय, 3 प्रकार की होती हैं। तो शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। फिर देखिए, चौथा पार्ट है बाह्य जननेंद्रिय, जिसके अंतर्गत आता है शिश्न या पेनिस। तो पुरुष जो जननतंत्र होता है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक जननांग, जिसके अंतर्गत वर्षण सम्मिलित है, सहायक जनन नलिकाएं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जिसके अंतर्गत एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहिनियाँ सम्मिलित हैं। फिर है सहायक जन ग्रंथियाँ, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की ग्रंथियाँ सम्मिलित है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। और चौथा जो भाग है वह है बाह्य जननेंद्रिय, जिसके अंतर्गत है शिश्न। हालांकि जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो पुरुष जनन तंत्र को इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है, जबकि जो आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की किताब है, बुक है, उसमें प्राथमिक जननांग, वर्षण और फिर इन सभी को सम्मिलित रूप से सहायक जनन अंग बताए गए हैं। ये सभी सहायक जननांग के अंतर्गत बताए गए हैं इन सब को। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि प्राथमिक जननांग वर्षण है, सहायक जन नलिकाएं अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं शुक्रवाहिनियाँ हैं, सहायक जन ग्रंथियाँ शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि हैं और बाह्य जननेंद्रिय शिश्न है। अब देखिए, इन सब के बारे में हम एक बार पूरा डायग्राम के माध्यम से एक साथ समझ लेते हैं, फिर इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, यह है पुरुष जनन तंत्र का आरेखी चित्र। इसके अलावा ये भी पुरुष जनन तंत्र का ही आरेखी चित्र है। तो पुरुष जनन तंत्र का जो आरेखी चित्र है उसके माध्यम से जो अभी मैंने आपको पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अब हम थोड़ा एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्राथमिक जननांग हैं वो हो वर्षण है। क्या है? वर्षण। और पुरुष में जो वर्षण होते हैं वो 1 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। अब जो ये वर्षण होते हैं ये पुरुष में उदर गुहा के बाहर, पुरुष में उदर गुहा के बाहर देखिए इस प्रकार से ये पुरुष जनन तंत्र है। और पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत देखिए ये है वर्षण कोश और ये है वर्षण। तो पुरुष में जो वर्षण होते हैं वो 1 जोड़ी होते हैं और ये उदर गुहा के बाहर, जो अपनी उदर गुहा है उसके बाहर,
वर्षण कोश में पाए जाते हैं। और जो ये वर्षण कोश होते हैं ये उदर गुहा के बाहर एक कोशनुमा चेम्बर नुमा संरचना होती है जो उदर गुहा की ही भित्ति से बने होते हैं। तो जो वर्षण कोश हैं उन वर्षण कोश के अंदर पुरुष के वर्षण स्थित होते हैं जो एक जोड़ी होते हैं। तो पुरुष में जो प्राथमिक जननांग होते हैं वो वर्षण होते हैं और जो वर्षण होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अब देखिए जो वर्षण कोश हैं वो वर्षण कोश क्या हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो पुरुष में जो वर्षण कोश होते हैं उन वर्षण कोश में वर्षण स्थित होते हैं और जो ये वर्षण कोश होता है इस वर्षण कोश की जो दीवार होती है वो लचीली पतली रोम युक्त का तात्पर्य है इस पर बाल पाए जाते हैं। और जो वर्षण कोश की दीवार है उसमें अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर पाया जाता है जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं डार्टोस पेशी के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्षण होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं और वर्षण कोश उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जिनमें वर्षण स्थित होते हैं। और जो वर्षण कोश है उसकी दीवार लचीली पतली तथा बाल युक्त होती है तथा इसके भीतर अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर पाया जाता है जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं। अब देखिए जो ये वर्षण होते हैं इन वर्षणों को ही क्रीमास्टर मसल्स नामक जो रचनाएं होती हैं वो घेरे रहती हैं। तो देखिए ये वर्षण है और इस वर्षण को चारों तरफ से क्रीमास्टर जो मसल्स हैं वो घेरे रखती हैं, या आप इस दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। ये वर्षण है, ये वर्षण है और इन वर्षणों को चारों तरफ से एक पेशी स्तर ढके रहता है जिसको हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल्स या वर्षणोत्कर्ष पेशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्षणोत्कर्ष पेशी भी कहते हैं। तो आपको मैंने अब तक बताया कि जो वर्षण होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं और जो वर्षण कोश होता है उसकी दीवार पतली लचीली रोमयुक्त होती है तथा इसमें एक विशेष प्रकार के अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर होता है, इसे डार्टोस पेशी कहते हैं। और जो वर्षण होते हैं इन वर्षणों के चारों तरफ एक उपत्वचीय पेशी स्तर ढके रहता है इनको, जिनको हम क्रीमास्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। फिर देखिए एक आपके लिए है वक्षण नाल। क्या होती है वक्षण नाल? वक्षण नाल इंग्वेनल कैनाल। तो देखिए ये है उदर गुहा और ये है वर्षण कोश। तो आप जो ये संकरी नाल देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो एक संकरी नाल है ये यहाँ पर, इसे कहते हैं वक्षण नाल। इसी वक्षण नाल से होते हैं विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ और शुक्र वाहिनी आदि वर्षण कोश में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। अब तक हमने इस चित्र के माध्यम से वर्षण के बारे में जाना कि वर्षण एक जोड़ी होते हैं और जो ये वर्षण होते हैं ये वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो वर्षण कोश है उनका कार्य क्या है। वर्षण कोश है उनका कार्य क्या है? तो जो ये वर्षण कोश होते हैं ये वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा यह कि जो वर्षण कोश हैं वो वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम वर्षणों का तापमान होना आवश्यक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्षण कोश हैं
ये वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, जो शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। फिर देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और है कि गर्मियों के अंदर जो वर्षण होते हैं या जो वर्षण कोश होते हैं वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर जो वर्षण या वर्षण कोश होते हैं ये उदर गुहा के समीप आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो सर्दियों में क्या होता है कि जो वातावरण का तापमान होता है वो कम हो जाता है, जिससे वर्षणों का तापमान होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो वर्षण होते हैं ये उदर गुहा की ओर चले जाते हैं और शरीर का ताप लेकर ये अपने ताप को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में शरीर का ताप बढ़ जाएगा, इस कारण से ये उदर गुहा से दूर कुछ हट जाते हैं। तो इसी कारण से गर्मियों में जो वर्षण कोश होते हैं वो उदर गुहा से कुछ दूर लटके रहते हैं और सर्दियों में ये उदर गुहा के समीप चले जाते हैं। अब देखिए आगे का बिंदु है अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या होता है? अधिवर्षण आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये वर्षण है, इस वर्षण के पीछे ही एक कोमा आकृति की रचना है जिसे हम कहते हैं अधिवर्षण। जो अधिवर्षण है वो क्या है, आगे हम वैसे इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वर्षण, वर्षण कोश, अधिवर्षण ये क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से आएगा। एक बार हम पूरा ओवरव्यू मतलब पूरा एक बार इसको हम डिटेल थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको एक पूरा माइंड में इसका छवि बन जाए। तो जो अधिवर्षण है वो क्या है, वर्षण के पीछे एक कोमा आकार की जो ये रचना आप देख रहे हो ये है अधिवर्षण। तो जो शुक्राणु बनते हैं वर्षण में वो वर्षण से निकल कर कहाँ आते हैं, अधिवर्षण में। फिर देखिए अधिवर्षण से एक लंबी नली निकलती है जो है शुक्रवाहिनी, जो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखिए एक जोड़ी होती हैं, ये एक शुक्रवाहिनी ये रही, दूसरी शुक्रवाहिनी ये रही। फिर दोनों शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, ये आगे की तरफ चलकर आप देख रहे हो ये शुक्रवाहिनी है, ये आगे की तरफ चलकर शुक्राशय के पास खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, शुक्राशय के पास खुलती हैं। तो शुक्रवाहिनी क्या है, ये शुक्राणुओं को वहन करती हैं और स्खलन वाहिनी तक ले जाती हैं। अभी हम बात करेंगे स्खलन वाहिनी क्या है। तो इस प्रकार से अब तक हमने ये जाना वर्षण जो प्राथमिक जननांग है जो वर्षण कोश में स्थित होते हैं, और वर्षण कोश वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, जो शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। फिर हमने जाना अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या है, वर्षण से पीछे स्थित एक कोमा आकृति की रचना जिसमें शुक्राणु आते हैं। इसके अलावा इसके और क्या कार्य वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर अधिवर्षण से ही एक लंबी नली निकलती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती हैं और ये शुक्राणुओं का संवहन करती हैं और शुक्राणुओं को स्खलन वाहिनी तक ले जाती हैं। अब देखिए अगला अपना जो भाग है वह है सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो पुरुष में देखिए 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयुरथल ग्रंथि। इन तीनों से निकलने वाला जो स्राव होता है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयुरथल ग्रंथि, इन तीनों से निकलने वाले स्राव को हम कहते हैं शुक्रीय प्लाज्मा। क्या कहते हैं, शुक्रीय प्लाज्मा। और इस शुक्रीय प्लाज्मा में जब शुक्राणु मिल जाते हैं तब बनता है वीर्य, सीमन। तो वीर्य में क्या क्या होता है, इन तीनों ग्रंथियों से निकला हुआ स्राव या द्रव, साथ में उसमें शुक्राणु, ये सभी मिलकर वीर्य या सीमन का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे स्खलन वाहिनी क्या है। स्खलन वाहिनी तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी और इधर से ये है शुक्राशय वाहिनी। शुक्रवाहिनी और शुक्राशय वाहिनी आगे की तरफ चलकर एक नली में खुलती हैं जिसे हम कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे, स्खलन वाहिनी।
ये देखिए, ये यहाँ पर है शुक्राशय वाहिनी और इधर से ये शुक्र वाहिनी, शुक्राशय वाहिनी और शुक्र वाहिनी ये मिलकर यहाँ पर खुलती हैं स्खलन वाहिनी में, और फिर स्खलन वाहिनी आगे चलकर खुलती है मूत्र मार्ग में, यहाँ खुलती है मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग जो होता है पुरुष में लगभग 20 सेमी लंबा मूत्र मार्ग पाया जाता है, जो आगे की तरफ एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। आपको याद रखना है, पुरुष में जो मूत्र मार्ग होता है ये मूत्र निष्कासन का मार्ग भी होता है, साथ ही यहाँ से वीर्य का निष्कासन भी होता है। तो ये कॉमन हो गया है, यहाँ से वीर्य भी बाहर निकलता है और मूत्र भी बाहर निकलता है। तो मूत्र मार्ग वीर्य और मूत्र दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग का कार्य करता है। तो मूत्र मार्ग लगभग 20 सेमी लंबा है और जो बाहर की तरफ शिश्न के मुँह पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा खुलता है। अब देखिए लास्ट और अंतिम जो है वह है बाह्य जननेंद्रिय, जिसके अंतर्गत आता है शिश्न। तो पुरुष में देखिए जो शिश्न होता है वो बाह्य जननेंद्रिय के रूप में जाना जाता है, और पुरुष में जो शिश्न होता है वह है लंबा, बेलनाकार, उत्थापनशील और अत्यधिक संवहनी मैथुनांग के रूप में पाया जाता है। यह महीन उदरभित्ति द्वारा ढका रहता है। अब जो शिश्न है इसका अग्र जो शिरा होता है, शिश्न का अग्र शिरा फुला हुआ होता है जिसे शिश्न मुंड कहते हैं, और इसी शिश्न मुंड पर मूत्र जनन छिद्र पाया जाता है। और शिश्न के ऊपर जो अग्र शिरा है उस पर एक पतली स्किन या त्वचा पाई जाती है जिसे अग्र छद या फोर स्किन कहते हैं। जब मैथुन के समय जब शिश्न उत्तेजित अवस्था में होता है तो यह जो त्वचा है ये पीछे की तरफ हट जाती है और शिश्न मुंड नग्न हो जाता है, जिससे मैथुन क्रिया में आसानी होती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा पुरुष जनन तंत्र के बारे में एक पूरी रूपरेखा जान ली है, और फिर अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वर्षण के बारे में। जो पुरुष में वर्षण होते हैं प्राथमिक जननांग के रूप में जान जाते हैं, और वर्षण में शुक्राणु का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि वर्षण की आंतरिक संरचना कैसी होती है। फिर वर्षण के बाद में हम पढ़ेंगे अधिवर्षण के बारे में। अधिवर्षण को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिकाएँ, शुक्रवाहिनियाँ। फिर हम पढ़ेंगे सहायक जन ग्रंथियों में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयुरथल ग्रंथि, और इनसे निकलने वाला जो स्राव है जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। और लास्ट और अंत में हम पढ़ेंगे बाह्य जननेंद्रिय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिश्न की संरचना। तो ये था पुरुष जनन तंत्र के बारे में एक पूरी आरेखी चित्र, जिसके बारे में हमने प्रत्येक रचना के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। अब इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो के अंतर्गत हम वर्षण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।